गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनएस पाठशाला पर। आज से हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा संकुलन क्षमता और एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना कितना प्रतिशत होता है, यानी उसके तीनों डेरिवेशन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, संकुलन क्षमता क्या होता है, तो इसके लिए हम समझते हैं बच्चों, जब अगर जो अवयवी कण है, मान लिया ये गोला एक अवयवी कण है और ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। यानी अगर इसके बगल में मैं एक और गोला इस तरह बना दूं, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि क्रिस्टल जालक एक 3D फिगर है, यानी इसके पीछे भी क्या है, अवयवी कण उपस्थित हैं। तो जरा अगर इतने ही पार्ट की मैं बात करूं, पूरे की ना करूं, तो देखिए अगर इन दो गोलों को एक दूसरे से हम जोड़ते हैं तो यह क्या होता है, कुछ भाग घेरे रहते हैं और कुछ भाग, जैसे यहाँ पे आप नीचे साइड में देख सकते हो, ये हमेशा क्या होगा, खाली ही रहेगा। क्यों खाली रहेगा? क्योंकि जब दो या दो से अधिक गोलों को हम आपस में एक दूसरे से टच कराते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ भाग रिक्त हो जाता है, यानी खाली रह जाता है। तो संकुलन क्षमता उस खाली वाले के बारे में भी बताता है और उस भरे हुए भाग के बारे में भी बताता है। अब कहेंगे दोनों के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है, तो मैंने बताया कि संकुलन क्षमता जो है वह यह बताता है कि कितना भाग घिरा हुआ है, यानी कितना भाग भरा हुआ है। तो अगर मैं बोल दूं आपसे कि किसी कण में 75% भाग घिरा हुआ है, तो आपसे पूछूं कि खाली कितना रह गया, तो आप कहेंगे 25%, क्योंकि पूरा मिलाकर ये 100% होगा। तो संकुलन क्षमता कुछ और नहीं है, बस यह बताता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण का प्रतिशत में वह भाग, किसमें, प्रतिशत में, यानी संकुलन क्षमता हमेशा प्रतिशत में निकलेगी। प्रतिशत में वह भाग जो कि अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, यानी अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, आपका संकुलन क्षमता कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण का प्रतिशत में वह भाग जो कि अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो जो भाग अवयवी कणों द्वारा घिरा होगा वह क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता। और इसका सूत्र यानी इसका फॉर्मूला बच्चों कैसे निकलेगा, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि अगर आप 100 नंबर के किसी पेपर में आप बैठते हैं और उसमें आप 65% यानी 65 नंबर प्राप्त करते हैं ऐसा करके, तो मैं यदि आपसे कहूं कि आपने कितना नंबर पाया या कितने प्रतिशत पाए, इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो कहेंगे कि जो आपने प्राप्त किया बटा कुल कितने नंबर का पेपर था और इंटू 100 बच्चों। यानी आपसे कहूं कि परसेंट निकाल के दिखाइए, तो आप कहोगे कि प्राप्त जो 65 हुआ है, कुल था 100 और इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं ताकि यह परसेंटेज में बन जाए, तो डायरेक्ट आप कहोगे 65% पाए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका संकुलन क्षमता का क्या सूत्र बना हुआ है, इसमें देखिए क्या होता है, हमें क्या निकालना है कि कितना भाग घिरा हुआ है। तो ऊपर हम क्या रखेंगे बच्चों, घिरा हुआ भाग, जैसे वहां पे प्राप्त भाग था इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे कितना भाग घिरा है बटे वहां क्या था, कुल कितना मार्क्स था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कुल कितना भाग है, और कुल कितना भाग होगा, एकक कोष्ठिका के आयतन के बराबर। कुल भाग जो होगा वह होगा एकक कोष्ठिका के आयतन के बराबर। तो हमने क्या लिखा कि संकुलन क्षमता बराबर होगा घिरा हुआ भाग बटे एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100।
पहले मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? घिरा हुआ भाग ऊपर, नीचे क्या रखेंगे? टोटल यानी कितना भाग है, और इंटू 100। पहले नीचे टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल होगा एकक कोष्टिका के आयतन के बराबर। एकक कोष्टिका में हम घनी एकक कोष्टिका की बात करते हैं, और घन का आयतन जो होता है आपका भुजा क्यूब होता है, और भुजा को यदि मैं स्मॉल a मान लूं तो वह a क्यूब हो जाएगा। बाकी ऊपर ऊपर हम क्या रखेंगे? रखेंगे घिरा हुआ भाग। तो बच्चों घिरा कैसे भाग होगा? घिरा भाग होगा कि आप एक गोले का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है, एक गोले यानी एक गोले का आयतन निकाल लीजिए और जितने गोले हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। केमिस्ट्री की भाषा में न जा करके डायरेक्ट हम बोलेंगे कि कितना भाग घिरा है। तो अगर ये बॉक्स है, इसमें मैंने कहा कि ये एक और ये दो भाग ऐसे इस प्रकार है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, तो आप कहोगे, या फिर 3-4 भी इस तरह के गोले हैं, तो मैं कहूंगा कि एक का आप आयतन निकाल लीजिए और जितने हैं उससे आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक का आयतन हमें पता चल जाए और 4 गोले हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसका पूरा घिरा भाग हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके संकुलन क्षमता का हम सूत्र देखते हैं। प्रभावी कण यानी कितने कण हैं? प्रभावी कण इंटू एक अवयवी कण का आयतन। इधर से ना दिख रहा हो तो प्रभावी कण इंटू एक अवयवी कण का आयतन, यानी कितने कण हैं गुणे एक कण का आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100। तो यहां से देखिए संकुलन क्षमता का क्या सूत्र आपका निकल के आता है। प्रभावी कण को बच्चों हम कहते हैं जेड। अब इस जेड की बात करते हैं। इस जेड के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जेड में ये डिपेंड करता है कि आपकी एकक कोष्टिका किस प्रकार की है। जेड का मान एससीसी होगा तो 1 होगा, बीसीसी होगा तो 2 होगा, और एफसीसी होगा तो इसका मान 4 होगा। तो यहीं से हम इस जेड का मान रखते हैं, यानी प्रभावी कण यानी जेड, और एक अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण को हम एक गोला मान लेते हैं ठोस, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन एकक कोष्टिका का कुल आयतन। एकक कोष्टिका का कुल आयतन यानी मैंने कहा था इसे आप घन मानेंगे, घन की भुजा a क्यूब है, तो यहाँ पे हमने a क्यूब रख दिया और इंटू 100। तो ये रहा हमारे संकुलन क्षमता का सूत्र। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में कितना कितना पोर्शन घिरा होता है, यानी उनकी संकुलन क्षमता क्या होती है, और तीनों डेरिवेशन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, एससीसी की संकुलन क्षमता सबसे पहले हम निकालेंगे। तो एससीसी बच्चों क्या होता है? जिसमें आपके अवयवी कण प्रत्येक कोनों पर हों, वह क्या होता है आपका एससीसी। तो इसका संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? मान लिया यह एक एकक कोष्टिका है और एससीसी का मतलब इसके 8 कोनों पर आपके क्या होगा? 8 कोनों पर आपके अवयवी कण हैं। हमें क्योंकि डेरिवेशन करना है तो इसलिए हम इसके 2 कोनों को ले लेते हैं। तो मान लिया इसका यह 2 कोना हमारा क्या है? ये वाला कोना और ये वाला कोना पे अवयवी कण पॉइंट था। हमने इसके पूरे गोले का रचना कर लिया, यानी हमने इस पर गोला बना लिया, जो कि गोला सच में होता है, केवल उसको हम लोग अपने सुविधा अनुसार उसे एक पॉइंट मान लेते हैं, यानी वह पॉइंट ना होकर के, पहले भी बता चुका हूँ कि गोला होता है। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे गोला बनाया, तो वो एक दूसरे को यहाँ पर टच करना है। उसी को सही से समझने के लिए यहाँ बना दिया। ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी उसकी घनी एकक कोष्टिका की एक भुजा। तो बच्चों देखिए, यह केंद्र ये केंद्र है और यह केंद्र ये केंद्र है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो है आपका, अगर इसका हम रेडियस r मान लें और इसका भी रेडियस r मान लें, यानी गोले का हमने रेडियस r कह दिया, तो यह पूरा मिला करके चित्र से हम कह सकते हैं कितना बनेगा बच्चों? 2r बनेगा।
क्या बनेगा, 2r बनेगा, क्योंकि यहाँ भी इसकी रेडियस हो जाएगी इस गोले की और यहाँ इस पूरे गोले की रेडियस हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 2r, यानी हम चित्र से कह सकते हैं 2r। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a। तो जरा देखिए बच्चों, ये जो आपका यहाँ पूरा भाग है ये तो 2r है ही है, उसके साथ साथ यह हो गई आपके किसकी, भुजा की लंबाई यानी कोर की लंबाई, और वह होती है, अगर इसे हम जैसे मान लें यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, पूरा a हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो पूरा आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका a ही हो जाएगा। यानी ये जो 2r है ये एक तरीके से a के बराबर भी है, यानी हम कह सकते हैं चित्र से a बराबर किसके हो जाएगा, 2r के हो जाएगा। और जब a बराबर 2r हो गया तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, संकुलन क्षमता का सूत्र याद करिए, मैंने क्या बताया था कि संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। मैंने फॉर्मूला बताया था, संकुलन क्षमता बराबर z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। इसी में मान पुट कर देंगे, z के लिए z का मान SCC के लिए 1 होता है, तो z की जगह पर मैंने 1 रख दिया, इसकी जगह पर 4/3 पाई का मान 3.14 लिख दिया बच्चों। r क्यूब को r क्यूब ही रहने दीजिए, और a की जगह आप 2r जब रखोगे तो 2r का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा और r क्यूब का r क्यूब होगा इंटू 100। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इस r क्यूब से इस r क्यूब को हम क्या करेंगे, काट देंगे। जब r क्यूब से r क्यूब कट गया तो यहाँ पे केवल पूरा क्या है, नंबर ही बचा है, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसकी संकुलन क्षमता 52.4% लगभग में निकलती है। यानी कि SCC का जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना होता है, 52.4%। तो चलिए अब इसके बाद हम दूसरी संकुलन क्षमता यानी BCC की संकुलन क्षमता पढ़ते हैं। बच्चों FCC की संकुलन क्षमता, सबसे पहले आप बताइए FCC क्या होता है। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी आपके 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होने के साथ साथ आपके फलक पर भी क्या होगा, आपके अवयवी कण उपस्थित होंगे। और FCC के लिए हमारे Z यानी प्रभावी कण की संख्या होती है 4। तो अब देखिए इस डेरिवेशन को हम कैसे करते हैं। यह एक एकक कोशिका बना ली मैंने, और उसके बाद ये देखिए कोने पर है, ये दूसरा कोना है, और हमें फलक का भी दिखाना था तो इसके बीचों बीच मैंने दिखा दिया। तो ये तीनों अवयवी कण आपके इस साइड से आप देखोगे तो एक ही रेखा में होंगे, जैसे कि यह है, ये पहला कोने वाला, ये नीचे के कोने वाला, और ये आपका क्या है, ये फलक यानी फलक वाला है। तो इन तीनों को हमने एक रेखा में कर दिया। अब यहाँ से हम लोग बच्चों चित्र से हम 2-3 चीजें निकाल सकते हैं। चित्र पे देखिए, अगर इसी जगह पर देखा जाए, इसमें देखें तो इसका ये रेडियस r होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह इसका रेडियस r होगा बच्चों, और इसका बच्चों देखिए यहाँ पर ये पूरा गोला आ जा रहा है, यानी इधर का r और इधर का r मिल करके 2r हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक और r यानी 2r। यानी इस पूरे भुजा की हम लंबाई निकालना चाहें तो इसका r, इसका 2r और इसका r, यानी कितने r हो गए, 4r हो गए। तो यानी हम इसको अगर a कह दें, इसको c कह दें और इसको b कह दें बच्चों, तो चित्र से हम क्या देख सकते हैं, हम चित्र से देख सकते हैं कि एक बार AC का मान हमारे पास निकल आया है 4r। एक बार AC का मान हमारे पास निकल आया है 4r। अब हमें क्या चाहिए, r का मान तो हो गया, अब हमें a का मान चाहिए r के संबंध में, ताकि हम r से r काट सकें। तो बच्चों चलिए हम करते हैं। अब देखिए AC का मान आपके पास 4r निकल आया है, इसे हम याद रखेंगे, ये फर्स्ट है। अब दोबारा कैसे निकाल सकते हैं, ABC इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, यानी हम लगा दें कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का बच्चों स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हम AC को कहेंगे तो AC का स्क्वायर, और आधार क्या है बच्चों, आधार और जो आपका लंब है ये दोनों क्या है, भुजा ही बनेंगी, यानी A ही बनेगा। तो आधार की जगह वह भी इसकी भुजा है, इसको A स्क्वायर कह दिया और इसको लंब को भी A स्क्वायर कह दिया। तो AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो जाएगा। और अगर AC निकालें बच्चों तो √2 और A स्क्वायर का A बाहर निकल आएगा, √2A हो जाएगा, यानी AC √2A निकला और यहां से भी AC 4R निकला है। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों, क्योंकि ये AC के ही मान है तो इसको समीकरण हम सेकंड दे देंगे। समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 4R = √2A होगा, या फिर A का मान यहाँ से 4R/√2 बच्चों हम कह सकते हैं। A का मान आएगा आपका 4R/√2। इसको हम डायरेक्ट ले जाके वहाँ पे कैलकुलेशन में रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम रखेंगे। A का मान हमारे पास R के पदों में 4R/√2 आ चुका है। अब हम जानते हैं संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है, संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है वो है Z गुणे 4/3 πr³ गुणे 100। FCC के लिए बच्चों मैंने Z का मान 4 आपको बताया था, 4/3 पाई का मान 3.14, r³ को चुपचाप r³ रखेंगे बटा A का मान आपका आएगा 4R/√2 इतने का होल क्यूब और इंटू 100। जब इस r का बच्चों क्यूब होगा तो r³ हो जाएगा, यानी इस r³ से इस r³ को काट देंगे। हमें गणना यहाँ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिख देना है कि संकुलन क्षमता इसकी 74% होगी, यानी FCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो आपकी होती है 74%। यानी अगर आपसे कोई कहे कि FCC की संकुलन क्षमता यानी कितना भाग भरा है, तो कहेंगे FCC की 74% भाग घिरा हुआ है। और खाली कितना है बच्चों, तो खाली 100 में से घटा देंगे, 26% उसका भाग खाली हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे डेरिवेशन की तरफ, जो कि है आपका BCC की संकुलन क्षमता। BCC की संकुलन क्षमता बच्चों, हम लोग BCC की संकुलन क्षमता निकालेंगे। इसके बाद BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होने के साथ साथ बीच में यानी मध्य में उसके भी एक केंद्र पर भी होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये एक BCC क्यूबिक सेल है, इसमें हमने 3 अवयवी कण को लिया है काम में, एक इस कोने वाला और एक इसके आगे वाले कोने वाला, क्योंकि इसके पीछे का और इसके आगे का कोने का अगर हम लेंगे तभी इसके बीच पे जा पाएंगे। और इसके केंद्र पर यहाँ बीच में लिखा है तो इसको मैंने रेखा मिला दी और इसे कह दिया AC। अब बच्चों इसको हमें करने के लिए इसमें 2 त्रिभुजों का निर्माण करना होता है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। त्रिभुज 1 किस प्रकार है, देखिए त्रिभुज 1 होगा आपका ABC, ये वाला त्रिभुज, इसी को मैंने अलग से बना के रखा है ABC। इस वाले पोर्शन में देखिए ABC, ये वाला जो बीच का पोर्शन है त्रिभुज 1 वो ये कहलाएगा। इसी में हम अवयवी कण को रखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार, इस प्रकार रख देंगे। और दूसरा त्रिभुज बच्चों BCD, यानी पहला त्रिभुज ABC और दूसरा BCD। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए संकुलन क्षमता किस प्रकार निकलेगा। हम चित्र में कहेंगे कि AC बराबर आपका जिस प्रकार पिछले वाले में था, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 2R क्योंकि पूरा गोला है, और इसकी रेडियस R, तो मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, R + 2R + R, यानी आपका हो जाएगा 4R। AC की वैल्यू आपकी आ गई 4R, समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज BCD में देखेंगे, त्रिभुज BCD में देखेंगे, त्रिभुज BCD में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और BC निकालने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे कर्ण यानी BC का स्क्वायर बराबर होगा आपका CD का स्क्वायर
प्लस BD का स्क्वायर, ये आपका क्या है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसमें लगा दिया हमने। BC का स्क्वायर हमें चाहिए, BC का स्क्वायर, तो CD यानी ये आपका हो जाएगा A, क्योंकि यह पूरी भुजा बन रही है इसलिए A का स्क्वायर, और BD और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, भुजा बन जाएगी, ये भी आपका हो जाएगा A स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर बराबर आ गया 2A स्क्वायर, यानी BC निकालना चाहें तो √2A आ जाएगा। इस त्रिभुज में हमने बच्चों निकाल लिया BC हो गया आपका √2A, तो इसको भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, BC की वैल्यू √2A निकाल लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पुनः फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज ABC में जाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से AC निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में पुनः से कहेंगे AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यह BC ही हमें प्राप्त करना था क्योंकि इसका मान नहीं पता था, इसीलिए हमने उस त्रिभुज में BC के लिए वह गणना की थी। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमें चाहिए बच्चों, और AB का स्क्वायर यानी यह क्या हो जाएगा आपका, ये भी भुजा हो जाएगा, यानी A स्क्वायर और प्लस BC की जगह बच्चों √2A रख देंगे, तो √2 इतने A का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपका आ गया 3A स्क्वायर। AC का स्क्वायर आ गया आपका 3A स्क्वायर, यानी बच्चों अगर AC निकालें तो √3A आ जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। और जब फर्स्ट समीकरण में देखेंगे यहाँ भी AC का मान है और सेकंड में देखेंगे यहाँ भी AC का मान है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो 4R की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3A, यानी अगर A चाहें तो 4R/√3 कहीं भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी याद रखिएगा कि A की वैल्यू हमने निकाली 4R/√3। तो अब चलिए इसके बाद हम इसका संकुलन क्षमता निकालने की कोशिश करते हैं। संकुलन क्षमता का जो सूत्र था, संकुलन क्षमता का जो सूत्र था बच्चों, वो क्या था आपका, Z × 4/3 πr³ × 100। तो यहाँ से देखिए बच्चों BCC के लिए Z का मान 2 होता है, गुणा 4/3 πr³ A की जगह बच्चों हम लोग रखेंगे 4R/√3 इतने का क्यूब और इंटू 100। इस R³ से इसके अंदर का R³ काट करके सारी गणनाएं जब हम करेंगे तो BCC के लिए 68% संकुलन क्षमता निकलती है। तो यह रहा हमारा पूरा संकुलन क्षमता का क्लास और तीनों डेरिवेशन। आशा है कि आप सभी को यह समझ